हेलो एवरीवन, सीए विथ अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मुद्रा एवं बैंकिंग से जुड़े जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? मार्शल, क्राउथर, क्रोमर, हैंसन। इन चारों ऑप्शंस में से मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन सी, क्रोमर के द्वारा किया गया था। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, यही हार्ड करेंसी से तात्पर्य है। सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? उपभोग एवं मांग, आपूर्ति एवं मांग, मुद्रा के प्रचलन, घाटे की अर्थव्यवस्था। इन चारों ऑप्शंस में से ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन बी, नॉट सी, मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। हवाला क्या है? अगर आपसे पूछा जाता है हवाला क्या है, तो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो, वह क्या कहलाता है? दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, गर मुद्रा। इन चारों ऑप्शंस में से ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ऑप्शन डी, गर मुद्रा कहलाता है। किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? तो विकसित देशों की जो मुद्रा होती है वो हार्ड करेंसी होती है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं जो है महंगी हो जाती है। किससे महंगी हो जाती है बाजार की वस्तुएं? तो मुद्रास्फीति की वजह से बाजार की जो वस्तुएं है वो महंगी हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत की विधि ग्रहण मुद्रा है यूरो, रुपया, डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग। इन चारों ऑप्शंस में से भारत की विधि ग्रहण मुद्रा क्या है? तो वो है ऑप्शन बी, रुपया। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमत बढ़ जाती है क्या कहलाता है? तो वो मुद्रास्फीति कहलाता है। वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होता है? तो वो वर्ग है देनदार वर्ग, जिसके वजह से मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होता है। जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाती है? अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रा संकुचन एंड मुद्रास्फीति। इन चारों ऑप्शंस में से सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन बी, विमुद्रीकरण। मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बाजार के नियम को प्रस्तुत करता थे। बाजार के नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन थे? रिकार्डी, जीबी से, एसी पिगाओ, माल्थस। इन चारों ऑप्शंस में से बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता जो थे वो ऑप्शन बी। मुद्रास्फीति से लाभवंत होता है किसको? बचतकर्ता, ऋणदाता, ऋण
या पेंशन प्राप्तकर्ता। इन चारों ऑप्शंस में से मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? तो ऑप्शन सी, ऋण जो है मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति को किसके द्वारा रोका जा सकता है? अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, मुद्रास्फीति को किसके द्वारा रोका जा सकता है? किस किसके द्वारा? तो बचत का बजट, प्रत्यक्ष कराधान से वृद्धि, सरकारी व्यय में कटौती। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है मुद्रास्फीति को? तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा भारत में मुद्रास्फीति को मापी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? मुक्त बाजार नीति, मुद्रा आरक्षित अनुपात, बैंक दर नीति, इनमें से कोई नहीं। कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? तो इसका आंसर होगा मुक्त बाजार नीति। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है जब मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मापा जाता है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप जो है वो क्या है? तो M1 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शंस में से भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑप्शन सी, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात किया जाता है। मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि दर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रास्फीति जो है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होने के कारण मुद्रास्फीति होती है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? किस किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? तो RBI की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, RBI का स्वर्ण भंडार, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1806 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन जो है वो आरंभ हुआ था। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। तो सर्वाधिक भाग जो खर्च होता है वो पेट्रोलियम के आयात पर होता है। अगर आपसे पूछा जाता है अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? तो अन्य मुद्रा की तुलना में विदेशी मुद्रा के मूल्यों का घटना। अवमूल्यन के उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य यही होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो 3 बार किया जा चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारतीय रुपया का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? 1949 में, 1966 में, 1991 में, 1994 में।
इन चारों ऑप्शंस में से भारतीय रुपया का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? ये किया गया था 1949 में। भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन जो है वो किस वर्ष किया गया था? तो वो किया गया था 1991 में। भारतीय मुद्रा को पुनः परिवर्तनीय कब बनाया गया था? तो वो बनाया गया था 1993 से लेकर कर 94 के केंद्रीय बजट में। रुपया को चालू खाते में पुनः परिवर्तनीय कब घोषित किया गया था? तो वो घोषित किया गया था 19 अगस्त 1994 को। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा बैंक भारत के केंद्रीय बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत के केंद्रीय बैंक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का सबसे बड़ा बैंक है। भारत में किस बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारत में किस बैंकों का बैंक कहा जाता है? किस बैंक का बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो वो बोला जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। बैंक की नई शाखा खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? तो दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955, 1921, 1930, 1935। इन चारों ऑप्शंस में से इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1921 में। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की उपाधि क्या है? तो उसका उपाधि जो है जुलाई से जून तक। भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोट की छपाई किस प्रेस से होता है? तो ये होता है करेंसी नोट प्रेस देवास से। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय जो है वो कौन बैंक लेता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक लेता है। अगर आपको प्रश्न मिल जाता है भारत में नोट जारी करने को कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो प्रणाली अपनाई जाती है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।